अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to study a topic of chapter number 4, which is center of mass. So let's start our lecture. Before going to start our topic, I would like to ask a question. That how does a beam balance measure mass? तो एक बीम बैलेंस जो है वो किस तरह से एक मास को मेजर कर सकता है। जैसा कि अगर आप एक बीम को प्लेस कर दें एक पिवट पर और उसके दोनों एंड पर आप ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर दें, एक हमारे पास स्टैंडर्ड मास है और एक हमारे पास एप्पल है जिसका वेट आपने फाइंड करना है। तो अब हम किस तरह से इसका वेट मेजर कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग दीज मासेस। तो अगर हम इस एप्पल के मास को कंपेयर करें उस स्टैंडर्ड मास से, तो जहां पर वो बीम बैलेंस हो जाएगा तो वहां पर हम कहेंगे कि ये वेट इसके इक्वल है। तो इस तरह से आप मास मेजर कर सकते हैं और अल्टीमेटली वी कैन से कि आप वेट भी मेजर कर रहे हैं। अब यहां पर अगर स्टैंडर्ड मास ज़्यादा हो जाए तो ये बीम राइट साइड को डाउनवर्ड टर्न करेगा। सो अगर मैं यहां पर कहूं कि ये इसका क्लॉकवाइज टर्न है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, बिकॉज वी नो वेरी वेल द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि इसका ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब अगर एप्पल का वेट ज्यादा हो जाए तो फिर ये लेफ्ट साइड पर डाउनवर्ड टर्न करेगा, तो फिर मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं कि ये इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब अगर ये दोनों वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट के, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, अ बॉडी इज बैलेंस्ड if the sum of clockwise movement acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it. So अगर तो एक बॉडी पर जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है अगर वो इक्वल हो जाता है तो वहां पर जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है? नाम से ऐसा लगता है कि किसी भी मास का सेंटर पॉइंट, बट ऐसा है नहीं। सेंटर ऑफ मास हम कहते हैं उस पॉइंट को कि जहां पर आप फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट बगैर रोटेट किए मूव करे, उस पॉइंट को आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बिकॉज हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं, लाइक उसके राइट साइड पर वेट जो है वो कम है या फिर लेफ्ट साइड पर वेट कम है तो राइट साइड पर ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से अनबैलेंस्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास आप किस तरह से फाइंड करेंगे? तो उन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर पॉइंट कभी भी सेंटर ऑफ मास नहीं कहलाएगा। सेंटर ऑफ मास इसका वो पॉइंट कहलाएगा कि जहां पर फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉडी रोटेट ना करे बल्कि ये फॉरवर्ड को मूव करे। जैसा कि हम यहां पर डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू अनइक्वल मासेस। जैसे कि दो अनइक्वल मास हैं। अब इस केस में सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो इस रॉड के सेंटर में नहीं होगा। तो यहां पर हमने ये देखना है कि कौन से पॉइंट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे। एग्जैक्टली यहां पर ये जो ओ पॉइंट आपको नजर आ रहा है, अगर मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। अब अगर मैं अपने इस पॉइंट की जगह चेंज करता हूं और फिर मैं फोर्स अप्लाई करके देखता हूं कि क्या होता है। जैसा कि अगर मैंने इस पॉइंट को चेंज किया तो पॉइंट चेंज करने पर अब जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि लाइटर ऑब्जेक्ट के पास जब मैंने जाके फोर्स अप्लाई की तो वहां पर ये ऑब्जेक्ट टर्न करना शुरू हो गया। दैट मीन्स के रोटेट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। सो ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। इसी तरह से अब मैं ऑब्जेक्ट को जो हैवियर वेट है उस जगह पर जाकर अप्लाई करता हूं। जब मैंने वहां पर जाकर अप्लाई किया तो मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि अभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मूव तो कर रहा है लेकिन वो टर्न भी साथ साथ कर रहा है।
सो दैट मीन्स कि ये पॉइंट भी इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट कहलाता है जहां पर एक ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट बगैर रोटेट किए, बगैर टॉर्क प्रोड्यूस किए फॉरवर्ड मूव करे। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक सिस्टम का वो पॉइंट होगा कि जहां पर आप अप्लाइड फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं उस पर, तो वो फोर्स उस सिस्टम को मूव करवाएगा बट विदाउट रोटेशन। सो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड टू सॉल्व एन एग्जांपल। नाउ एग्जांपल नंबर 4.4, a meter rod is supported at its middle point O as shown in figure 4.15. The block of weight 10 Newton is suspended at point B 40 centimeter from O. Find the weight of the block that balances it at point A 25 centimeter from O. So एक मीटर रॉड जो कि सपोर्टेड है मिडिल पॉइंट से, अब वेट 10 न्यूटन का जो है वो सस्पेंडेड है बी पर, दैट मीन्स W2, और ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है O से। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, और आपने ब्लॉक का वेट फाइंड करना है जो कि पॉइंट A पर है विच इज़ W1, और इसका डिस्टेंस O से है 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं, जैसा कि डाटा में आपको W2 वेट गिवन है विच इज़ 10 न्यूटन, और इसी तरह से आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है जिसको हम मोमेंट आर्म L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से डिवाइड किया करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर। और सिमिलरली आपको L1 डिस्टेंस गिवन है विच इज़ 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। सो अब आपने फाइंड करना है W1। So to find which is W1, that is equals to question mark. So first of all write solution. And we know very well that according to principle of moments, the sum of clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. सो मोमेंट्स के फॉर्मूलाज आपको याद हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, विच इज़ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है W2 into L2, and that is equals to W1 into L1. As we have to find W1, तो L1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से W1 का एक्सप्रेशन बन जाएगा W2 into L2 over L1. Now just we have to put the values in it. So W1 is equals to W2 which is 10 into L2 which is 0.4 डिवाइड बाय L1 विच इज़ 0.25। तो सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ W1 दैट इज़ इक्वल्स टू 16 न्यूटन। सो W1 का जो वेट है वो 16 न्यूटन है, क्योंकि यहाँ पर जो रॉड है वो बैलेंस्ड है, तो इस तरह से W1 का वेट अगर 16 न्यूटन होगा तो आपका रॉड जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेट्स हैव अ स्मॉल क्विज। क्वेश्चन नंबर 1,
Can a small child play with a fat child on the seesaw? Explain how. So एक small child जो है वो fat child के साथ play कर सकता है seesaw पर, किस तरह से? जैसे कि आप जानते हैं कि force into movement arm which is a perpendicular distance from the pivot is called torque. तो अब यहाँ पर जब हम एक चाइल्ड को सीसॉ पर बिठाते हैं एक एंड पर, तो उस चाइल्ड से लेकर पिवट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर हम उस फोर्स को, उस वेट को मल्टीप्लाई करवा दें उस डिस्टेंस से, तो हमारे पास वहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है. तो अगर दोनों एंड्स पर टर्निंग इफेक्ट सेम हो तो फिर वो सीसॉ इजीली मूव करेगा. अब हमें यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट को सेम करने के लिए हमें उस फैट चाइल्ड का पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कम करना होगा, बिकॉज फैट चाइल्ड का मास बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उसका वेट भी ज़्यादा है. तो जब उसका वेट ज़्यादा होगा, सो वेट इनटू द मोमेंट आर्म विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर वो कम होगा तो इस तरह से हम दोनों साइड के टॉर्क्स को बैलेंस कर सकते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमने फैट चाइल्ड का जो डिस्टेंस था पिवट पॉइंट से वो कम रखा और स्मॉल चाइल्ड का पिवट पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रखा, ताकि दोनों साइड पर टर्निंग इफेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाए और वो इजीली प्ले कर सकें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Two children are sitting on the seesaw such that they cannot swing. What is the net torque in this situation? अब दो चाइल्ड जो हैं वो सीसॉ पर बैठे हैं, लेकिन सीसॉ जो है वो फर्दर स्विंग नहीं कर रहा, तो फिर वहां पर नेट टॉर्क क्या होगा? सो द टॉर्क मीन्स द टर्निंग इफेक्ट. अब अगर वो दोनों ही बैलेंस फॉर्म पर हैं और वहां पर सीसॉ टर्न नहीं कर रहा, तो फिर हम कहेंगे कि उसका टर्निंग इफेक्ट जीरो हो गया है. सो अल्टीमेटली उसका नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा. सो लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज. डिफाइन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. तो आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को डिफाइन करना है. अब जैसा कि यहां पर आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है टर्निंग इफेक्ट. क्लॉकवाइज मींस कि वो टर्निंग इफेक्ट जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे आप कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट. इसी तरह से वो मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए, उसे आप कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. वी कैन राइट द आंसर एज अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट. The torque or moment of force so produced is called clockwise movement. तो नॉर्मली जब आप नट को टाइट करने के लिए आप स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं, तो वहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंड सिमिलरली टू लूजन अ नट, द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो जब नट को लूज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आप स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं, तो ऐसे केस में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा. और जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why the handle of a door is fixed near the outer edge of a door? एक डोर पे जो हैंडल है, हम उस हैंडल को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास क्यों नहीं लगाते? बिकॉज जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा होता है उतना टर्निंग इफेक्ट आसान हो जाता है. सो बेसिकली वहां पर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम मूवमेंट आर्म इंक्रीज करते हैं. तो आप उस डोर के आउटर एज पर हैंडल को फिक्स करते हैं ताकि मूवमेंट आर्म आपका मैक्सिमम हो और आप डोर इजीली ओपन कर सकें. सो वी कैन राइट द आंसर एज वी कैन ओपन और क्लोज अ डोर मोर इजीली बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट द आउटर एज ऑफ अ डोर रादर देन नियर द hinge. Location of applied force to turn a body is very important. The torque produced by a force with longer movement arm is greater as compared to the torque produced by the same force with shorter movement arm. Clear?
सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।